ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन वाले चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग इस चैप्टर में मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स के मोशन का सेकंड लॉ जो है, उससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वो मोमेंटम का टॉपिक था। और हम लोग मोमेंटम को पढ़ने के दरमियान हम लोग ये चीज़ को समझे थे कि दिस मोमेंटम इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन मीन्स कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें जो मोशन का क्वांटिटी है, मोशन का जो मात्रा है, वो जो हमको बताएगा, जो इंफॉर्मेशन देगा, उसी को जो है हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। और मोमेंटम हमेशा एक मूविंग बॉडी में पाया जाता है। ये चीज़ को भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो ये क्या है? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच अ मूविंग बॉडी पोजेस। एक मूविंग बॉडी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन को पोज करता है, उसी को जो है हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। और हम लोग वहाँ पर मोमेंटम को जो है स्मॉल p से डिनोट किए थे और उसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखे थे, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन हम लोग जो है वहाँ से कैलकुलेट करके इसको देखे थे। मीन्स मोमेंटम को हम लोग मैथमेटिकली देखे थे, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मीन्स जिस बॉडी का मोशन में जो बॉडी है उसका मास और उसका वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, वही हमको उसके मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है और ये है क्या? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो बताता है हम लोगों को कि कोई दो या दो से अधिक बॉडी जब एक दूसरे से टकराता है तो जो उन लोगों का टोटल मोमेंटम का जो सम होता है, टोटल मोमेंटम का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कंजर्व्ड होता है। कहने का मतलब है कि मोमेंटम वहां पर लॉस नहीं होता है, मोमेंटम खत्म नहीं होता है, मोमेंटम ना कम होता है और ना ज्यादा होता है। जितना भी मोमेंटम टकराने से पहले होगा उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद भी होगा, है ना। तो इसी चीज को हम लोग अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि when two or more than two bodies, more than two bodies acted upon one another, जब दो या दो से अधिक बॉडी एक्टेड अपॉन वन अनदर मीन्स एक दूसरे से टकराता है, तब when two or more than two bodies acted upon one another, then the total momentum remains कांस्टेंट। और हम लोग इसको बोल सकते हैं और कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा या फिर कांस्टेंट होगा। यहां पर एक शर्त आएगा, क्या कि प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग
ऑन देम। कहने का मतलब है कि जब दो और दो से अधिक बॉडी एक दूसरे से टकराएगा तो जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम उस बॉडी का टकराने से पहले और टकराने के बाद वो दोनों ही कांस्टेंट होगा, या फिर उसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं कि कंजर्व्ड होगा। शर्त क्या होगा कि प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस दरमियान वहां पर नहीं लगना चाहिए, तभी यह बात वहां पर लागू होगा। मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी होगा जब ड्यूरिंग द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन एंड बिफोर द कॉलिजन वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तभी जो है ये पॉसिबल होगा। मींस वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए कॉलिजन के समय, कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले, तभी जो है मोमेंटम जो है कंजर्व्ड होगा। तो यहां से हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कि मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये स्टेटमेंट जो है हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना ही हम मोमेंटम बना सकते हैं और ना ही मोमेंटम को हम बर्बाद कर सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं। तो यही जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों को बताता है। इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है, पढ़ा जाता है। तो दोनों टॉपिक जो है वो सेम है। या तो इसको बोल दे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी जो है हम लोग यहां पर समझ लिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। इससे पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके थे और मोमेंटम का एक्सप्रेशन भी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं। मैथमेटिकली उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं उसको भी देख चुके हैं। और अभी जो है हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है उस चीज को भी देख लिए। अब जो है हम लोग मोमेंटम मींस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह से कोई एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, उसको अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उस एग्जाम्पल के जरिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। अभी अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक बॉडी है और कोई एक दूसरा बॉडी है। कोई एक बॉडी है, कोई एक दूसरा बॉडी है। ये बॉडी मान लेते हैं कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इस बॉडी का मास जो है वो m1 है और इस बॉडी का मास जो है वो m2 है। ये दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। हम कहें कि ये दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेट अस कंसीडर
these bodies are moving in ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में ये दोनों बॉडी चल रहा है। और जब ये चल रहा है तो इसका जो बॉडी 1 का वेलोसिटी है वो u1 है और बॉडी 2 का वेलोसिटी जो है वो u2 है। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, मींस बॉडी A बॉडी B। हम एग्जाम्पल लिए हैं, आप यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक ट्रक है, ये एक कार है, ये एक ट्रक है और ये एक कार है ना। अभी हम लोग यहां साइड में लिख लेते हैं, बॉडी A इज इक्वल्स टू ट्रक और बॉडी B इज इक्वल्स टू व्हाट, कार। ऐसा हम लोग लेके चल रहे हैं। बॉडी A क्या है, ट्रक है, और बॉडी B क्या है, कार है। तो हम बोल रहे हैं कि ये ट्रक और ये कार दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चल रहा है। और इस ट्रक का जो वेलोसिटी है वो u1 है, इसका मास m1 है, और इस कार का वेलोसिटी जो है वो u2 है और इसका मास जो है वो m2 है। अगर हम इस बॉडी का मोमेंटम यहां पर लिखना चाहें बॉडी A का, तो क्या होगा? तो इसका अगर मोमेंटम हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं व्हाट, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इसका m1 है और वेलोसिटी क्या है, u1 है। इस बॉडी का अगर वेलोसिटी हम लिखना चाहें, सॉरी मोमेंटम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, मास इसका m2 है और वेलोसिटी u2 है। ठीक है, अभी हम लोग इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम लिख लिए। अभी अगर हम टोटल मोमेंटम करें, है ना, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम यहां पर हम लिख के रखते हैं, क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ये होगा, है ना। और इसको हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। अभी टकराया नहीं है, ये दोनों बॉडी जो है ट्रक और कार के बीच में कोई टकराहट नहीं हुआ है, तब का ये मोमेंटम है। अब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों बॉडी आपस में टकरा जाता है, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, मीन्स ये ट्रक है और ये कार है। ये दोनों बॉडी जो है टकरा जा रहा है। टकराने के बाद ये बॉडी जो A है वो बॉडी B पर एक फोर्स लगा रहा है, लगाएगा ही फोर्स, टकराएगा जब तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, है ना, एक्शन रिएक्शन यहां पर होगा। तो ये फोर्स यहां पर लगाया और उस फोर्स को हम लोग बोल दे रहे हैं F1। उसी समय ये बॉडी B भी A पर फोर्स लगाएगा और इसको जो है हम लोग बोल दे रहे हैं F2। हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में u1 और u2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। उसके बाद ये दोनों बॉडी आपस में टकराता है और टकराने के बाद ये बॉडी जो A है वो B पर जो फोर्स लगाता है वो उसको हम लोग F1 कंसीडर कर रहे हैं, और जो बॉडी B A पर फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग F2 कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो इंसिडेंट यहां पर हो रहा है टकराने का, ये टकराने का टाइम ड्यूरेशन को हम लोग T मान रहे हैं। टकराने का टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या मान रहे हैं, T मान रहे हैं। मींस T टाइम के लिए ये दोनों बॉडी एक दूसरे से टकराता है। उसके बाद टकराने के बाद ये दोनों बॉडी अलग अलग हो जाता है। अलग अलग हो जाता है मतलब कहने का मतलब है कि फिर किसी एक वेलोसिटी को गेन करता है और ये दोनों बॉडी फिर से मूव करना स्टार्ट कर देता है ना। और जो टकराने के बाद जो इसका वेलोसिटी में चेंजेज आता है वो बॉडी A का हो जाता है v1 और बॉडी 2 का हो जाता है v2, है ना। और इसका मास तो यहाँ पर m1 ही रहेगा और m2 ही रहेगा। अब हम बोल रहे हैं कि जो बॉडी A है और जो बॉडी B है, इन दोनों पे फोर्स लगने के बाद क्या हो रहा है, इस बॉडी A का जो वेलोसिटी है वो v1 हो जा रहा है और
जो बॉडी बी का वेलोसिटी है वो v2 हो जा रहा है ना। न्यूटन्स के थर्ड लॉ से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि जो F1 और F2 है, F1 और F2 है, F1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसके कारण अगर हम लोग यहाँ पर एक ओरिजिन माने, है ना, एक ओरिजिन माने, तो इस ओरिजिन से इधर जो फोर्स लग रहा है वो एक पॉजिटिव होगा, और इस ओरिजिन से जो इधर फोर्स लग रहा है मीन्स इसके उल्टे डायरेक्शन में जो लग रहा है वो एक नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ होगा। मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं अभी। अब हम बोल रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन ये बॉडी ए का वेलोसिटी v1 हो जा रहा है, मास तो m1 रहेगा, बॉडी की बी का जो वेलोसिटी है वो v2 हो जा रहा है, और मास जो है वो m2 ही रहेगा। तो आफ्टर कोलिजन हम लोग यहाँ पर मोमेंटम लिख सकते हैं। इस बॉडी का मोमेंटम अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 इंटू v1, और इस बॉडी का मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 इंटू v2, है ना। इस तरह से अगर हम टोटल मोमेंटम यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो मोमेंटम है ये क्या हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना, कोलिजन। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या होगा कि दिस m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो है बराबर होना चाहिए, है ना। m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा, तो ये जो है होना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी जो है हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये हो पा रहा है या नहीं, है ना। अभी देखिए जब ये बॉडी ए है, जब बी पर फोर्स लगा रहा है इसको हम लोग F1 बोल रहे हैं, और जब ये बॉडी बी ए पर फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग F2 बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग F1 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। F1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये F1 का वैल्यू इस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये F1 फोर्स किस पर लग रहा है, बॉडी बी पर। तो हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से बोल सकते हैं कि F विल बी इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू ए, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से, है ना। तो यहां पर बॉडी का मास क्या है, बॉडी बी पर फोर्स लग रहा है ना। तो बॉडी बी का जो मास है वो क्या है m2 है, और एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन देखिए इसका इनिशियल एक्सेलरेशन u2 था, और इसका फाइनल एक्सेलरेशन में यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u2 था और फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पर v2 है। तो हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जानते हैं क्या कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। यहां पर देखिए t टाइम लगा है, ठीक है, t टाइम लगा है। इस कॉलिजन में टाइम कितने देर के लिए कॉलिजन हुआ है, t टाइम के लिए। तो हम लोग F1 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्या कि m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, है ना। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज m एंड दिस इज द a and this will be the expression for F1। उसी तरह अगर हम F2 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए F2 फोर्स लग रहा है किस बॉडी पर, बॉडी A पर, है ना। तो बॉडी A का मास क्या है m1 है ना, और बॉडी A का फाइनल वेलोसिटी क्या है
v1 है तो यहाँ पर v1 हो जाएगा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है तो u1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय t, ये भी कॉलिजन जो है t टाइम के लिए हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है हमारा F2 का एक्सप्रेशन हो गया, है ना। किसका एक्सप्रेशन हो गया? F2 का। नाउ वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? दिस F1 विल बी नेगेटिव ऑफ F2, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। अभी देखिए ये t और t कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या होगा यहाँ पे? m2 v2 माइनस प्लस माइनस माइनस, इट विल बी माइनस m2 u2, that will be equals to minus into plus, that will be minus m1 v1 minus into minus plus m1 u1. Okay, now we can write here m2 v2, and this will come in this side and this will be positive m1 v1. Now it will be equals to m1 u1, and when this will go on the RHS it will be positive and this will be m2 u2. Or now rearranging this, we can write m1 u1 plus m2 u2 will be equals to m1 v1 plus m1 will be equals to m1 v1 plus m2 v2, and this is the expression which we have to find, and this is equal to this, means this m1 u1 plus m2 u2 is the momentum before collision will be equals to momentum आफ्टर कॉलिजन, है ना। तो यही चीज हम लोग जो है इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक में देखना था, समझना था। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि हम लोग एग्जांपल लिए, एक बॉडी ए और बॉडी बी, मींस एक ट्रक और एक कार, है ना। इन दोनों बॉडी का हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिए u1 u2 और मास m1 m2। इसके बाद इस बस कार और ट्रक के बीच में हम लोग जो है कॉलिजन करवा दिए, है ना। इसके बाद यहां पर जो फोर्स लग रहा था उसका एक्सप्रेशन हम लोग यहां से लिए। इसके बाद जो है कॉलिजन के बाद जो है ये जो इसका वेलोसिटी में चेंजेस आया उसको हम लोग v1 और v2 बोले, और इसके बाद हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन निकाले, F1 और F2 का एक्सप्रेशन निकाले, और उसके बाद उसको हम लोग पुट करके हम लोग दिखा दिए कि द मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जो है और टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन जो है वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो है दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स, है ना। मीन्स जो है जब कहीं पर दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी के बीच में कॉलिजन होता है तो वहां पर टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है, या फिर कहे तो कांस्टेंट रहता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, आगे शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, टेक केयर।